आज का हमारा टॉपिक होने वाला है 3.3 जिसका नाम है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। अब ये मैनचेस्टर क्या है? देखिए, बताने का तो हम यहाँ पे बता सकते हैं अभी तुरंत कि मैनचेस्टर है क्या, है ना, और ये इंडिया में क्यों आया। लेकिन ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलेंगे, है ना, कि आखिर ये मैनचेस्टर है क्या, ये भारत में आया तो क्यों आया। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो टॉपिक आपका बेसिकली 3.3 है, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। लेकिन इसके अंदर हमने यहाँ पर एक टॉपिक बना लिया है कि देखिए, पहले टॉपिक को देख लीजिए आप, रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। मतलब कि 19th सेंचुरी के आखिरी वाले दौर में हमारे भारत का टेक्सटाइल धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा था। अब डिक्लाइन क्यों हो रहा था भाई, क्या कारण था? यानी कि हमारे यहाँ पे जो कपड़े बन रहे थे पहले, वो अब नहीं बन पा रहे हैं उतना जितना पहले बनता था। आखिर रीज़न क्या है ना, इसी रीज़न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रीज़न के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि मैनचेस्टर आखिर था क्या और भारत में वो क्यों आया। ठीक है, चलिए इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो टॉपिक आपका वही है, रीजन्स फॉर द डिक्लाइन। आखिर क्यों भारत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप हो गया, क्यों, क्या रीजन था, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रीजन हम लोग बेसिकली यहाँ पर ABCD करके लिखे हुए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड। अब धीरे धीरे क्या हो, अच्छा, पिछले वाले क्लासों में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि भारत से ब्रिटेन वाले लोग, इंग्लैंड वाले लोग क्या करते थे, कच्चे सामानों को, इसके साथ ही साथ बने हुए सामानों को भी खरीदते थे और जाकर अपने देश में महंगे दामों में बेचा करते थे, है ना। वो दोनों चीज़ खरीदते थे यहाँ से, कच्चे माल भी और बने हुए सामान भी। कच्चा माल इसलिए खरीदता था क्योंकि उस समय पे ब्रिटेन में और इंग्लैंड में इंडस्ट्री तो था लेकिन बहुत कम था, है ना। तो उस इंडस्ट्री में सामान को बनाने के लिए ये लोग यहाँ से खरीदता था और साथ ही साथ ये लोग बने हुए सामानों को भी अपने देश लेकर जाता था, है ना। अच्छा, बना हुआ सामान क्यों लेकर जाता था? इसलिए जाता था क्योंकि ब्रिटेन और इंग्लैंड में उतना ज़्यादा उस समय पे फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री नहीं था लेकिन बहुत कम था, ना के बराबर, ठीक है ना। तो अब लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, अब हो रहा है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में और भी छोटे मोटे अलग अलग जगहों पर इंडस्ट्री आपका लग रहा है। इंडस्ट्री लग रहा है मतलब क्या, कि फैक्ट्री आपका बड़ा बड़ा लग रहा है, उसमें मशीन आ रहा है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड। As cotton industries developed in England, industrial groups began worrying about imports from other countries. They pressurized the government to impose import duties on cotton textiles so that Manchester goods could sell in Britain without facing any competition from outside. अब देखिए, अब ये ना, जो ब्रिटेन वाले लोग थे ना, ये बड़ा चालाक आदमी थे। ये पहले तो भारत से सामान खरीद के लेके जा रहे हैं, अपने देश में बेच रहे हैं, लेकिन अब वो लोग क्या कर लिया, अपना खुद का कंपनी बैठा लिया, खुद का अपना मशीन बैठा लिया, है ना, खुद का मशीन बैठा लिया। तो अब उनको ये डर सताने लगा कि यार, जब हम अपने देश में खुद मशीन बैठा लिए हैं तो क्यों ना हम अपने देश में ही सामान को बनाएं और क्यों ना हम अपने देश में सामान बनाकर अपने देश में ही बेचें। उनका अब दिमाग ये काम करने लगा था। अब वो चाहता क्या था, अब वो चाहता था कि कच्चा माल लेकर कहाँ से आएंगे हम लोग, भारत से, और उस कच्चे माल से हम लोग सामान बनाएंगे अपने इंडस्ट्री में और उसी को बनाकर हम लोग अलग अलग जगहों पर बेचेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ वो लोग ये चाहता तो था, लेकिन इसके साथ ही साथ जो इंग्लैंड में हमारे भी कुछ लोग थे, भारत के भी कुछ लोग थे जो कि अपना सामान भारत से लेकर जाकर इंग्लैंड में जाकर बेचते थे, है ना, कि वहाँ पे ट्रेड वो करते थे। तो अब इंग्लैंड वाले लोगों को ये डर सताने लगा कि अब हम क्या करेंगे, भारत से कच्चा माल लेकर आएंगे, अपना सामान बनाएंगे। लेकिन डर ये सता रहा था कि भारत के लोग भी अपने सामान को बनाकर इंग्लैंड लेकर आएगा, यहाँ पे बेचेगा, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि भारत के लोगों को भी मौका मिल जाएगा अपने सामानों को बेचने का। कहाँ पर? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, है ना। तो इनको ये डर सता रहा था कि कंपटीशन अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत है समझने में? तो यहाँ पे बेसिकली इंग्लैंड में कॉटन इंडस्ट्री आने से भारत के कॉटन इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के लोग अब वहाँ पर जाकर नहीं बेच सकते थे, क्योंकि वहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने वहाँ के गवर्नमेंट को क्या कहा कि भाई देखो, हम लोग अपने कंट्री में अपना फैक्ट्री खुद बैठा रहे हैं, बाहर से कोई नहीं आना चाहिए बस बेचने के लिए, ताकि हमारा सामान खुद अकेला बिक सके, यहाँ पे कंपटीशन ना बढ़े, है ना। तो वहाँ के लोगों ने वहाँ के गवर्नमेंट को कहा कि यहाँ पे क्या लगा दीजिए, इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ होगा,
दे प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट टू import duties on cotton textiles so that Manchester goods could sell in Britain without facing any competition from outside। तो वहाँ के लोगों ने अपने सरकार को कहा कि आप क्या लगा दीजिए, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दीजिए, यानी कि कोई भी भारत का आदमी यदि इंग्लैंड में अपने सामान को बेचने के लिए आएगा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो बहुत ही ज़्यादा, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने के लिए क्यों कह रहा है अपने गवर्नमेंट को, इसलिए कह रहा है ताकि भारत के लोग यहाँ पे यदि बेचने के लिए आए तो उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसके कारण वो नहीं आएगा, है ना। और जब नहीं आएगा तो मौका किसको मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा इंग्लैंड के मैनचेस्टर कंपनी को। मैनचेस्टर बेसिकली क्या था, एक कंपनी था जो कि बेसिकली कपड़ा बनाने का काम आपको वो करता था, और आज भी मैनचेस्टर का कपड़ा देखने को मिलता है मार्केट में, मैनचेस्टर यूनाइटेड के नाम से, है ना। तो मैनचेस्टर का कपड़ा आज भी आपको मार्केट में देखने को मिलता है। तो पहला कारण आपने समझा कि क्यों भारत के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक लाइन में यदि हम बताना चाहेंगे तो ऐसे बताएंगे कि भारत के इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसलिए ठप हो रहा था क्योंकि अब धीरे धीरे इंग्लैंड में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुल रहा था। तो वो लोग बेसिकली भारत से कच्चा माल लेकर जाते थे और अपना सामान अपने से बनाकर वहाँ पे बेचते थे, है ना। और उनको ये डर सता रहा था कि भारत के लोग भी यहाँ पर अपने सामान को लाकर बेचेंगे तो इससे ये होगा कि हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा और हमारा सामान नहीं बिक पाएगा। तो इसके लिए वहाँ के लोगों ने वहाँ के सरकार को कहा कि आप क्या लगा दीजिए अपने देश पर, इंग्लैंड पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दीजिए कि कोई भी आदमी यदि यहाँ पर बेचने के लिए आएगा तो उसको भारी मात्रा में टैक्स देना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा मात्रा में टैक्स देना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी यहाँ पे बेचने के लिए अपना सामान नहीं आना चाहेगा, क्योंकि देखिए इंग्लैंड और भारत का दूरी बहुत दूर है, बहुत दूरी है दोनों के बीच में, हज़ारों किलोमीटर का दूरी है ना। तो 1000 किलोमीटर तय करके जो आदमी वहाँ पे जाएगा सामान को बेचने के लिए इंग्लैंड में, और उनको इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है और उसको कुछ बच नहीं रहा है, तो वो क्यों जाएगा, है ना। अब जब नहीं जाके बेच पाएगा वो, तो मौका किसको मिलेगा, इंग्लैंड के मैनचेस्टर कंपनी को, है ना। और वो लोग अपना सामान बनाएंगे और अपना मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। ये तो पहला कारण था आपका। तो मैनचेस्टर समझ में आ गया क्या था बेसिकली। मैनचेस्टर बेसिकली एक कंपनी था जो कि इंग्लैंड में उस समय पे कपड़ा बनाया करता था, और आज भी मैनचेस्टर का कपड़ा आता है, ठीक है। आगे उसके बाद है टू एज पॉलिसी। टू एज पॉलिसी क्या, देखिए इन इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी फॉलोड अ टू एज पॉलिसी दैट इज नो टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स बट हाई टैक्स ऑन एक्सपोर्ट्स। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि यदि हम अपने यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं अभी इंग्लैंड के बारे में, यदि मतलब ये हो गया कि इंग्लैंड वाला यदि अपने सामान को लाकर भारत में बेचेगा तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यदि वही भारत का आदमी इंग्लैंड में जाके अपने सामान को बेचेगा तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं टू एज पॉलिसी। टू एज पॉलिसी में क्या है बेसिकली, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। मतलब कि यदि यहाँ पे भारत में कोई सामान आ रहा है, किसके द्वारा लाया जा रहा है, ब्रिटिश लोगों के द्वारा दिलाया जा रहा है, तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बट हाई टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स सॉरी एक्सपोर्ट्स। लेकिन यदि कोई भारत का आदमी अपने सामान को भेज रहा है कहाँ, इंग्लैंड, तो उसके ऊपर टैक्स बहुत लगेगा। तो ये टू एज पॉलिसी था किसका, इंग्लैंड का, है ना। तो इसके वजह से भी ये हुआ कि भारत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही डिक्लाइन हो गया। क्योंकि भाई देखो इसलिए डिक्लाइन हो गया ना, क्योंकि बना हुआ सामान आ रहा है इंग्लैंड से, भारत में बिक रहा है ना। वो भी वो लोग बेचता था बड़ा सस्ते दामों में, क्योंकि वो लोग मशीन से बना के ला रहा है ना। और भारत का सामान इंग्लैंड में बिकने के लिए जा नहीं पा रहा है क्योंकि वो लोग बहुत टैक्स लगा के रख दिया है। तो जो भी आपका भारत में उस समय पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो डिक्लाइन हो रहा था, क्योंकि वो अपना सामान को बेच ही नहीं पा रहा था, ना अपने देश भारत में बेच पा रहा था, ना ही इंग्लैंड में जाके बेच पा रहा था, है ना। भारत में क्यों नहीं बेच पा रहा था, इसलिए नहीं बेच पा रहा था क्योंकि वो लोग खुद से वहाँ पे इंग्लैंड वाले लोग खुद अपना सामान बनाकर लेकर भारत में सस्ते दामों में बेच रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है आदमी कौन किस कपड़े को खरीदेगा, सस्ते दामों को खरीदेगा। तो भारत के कपड़े उस समय पे नहीं बिक रहे थे। आगे उसके बाद मैनचेस्टर गुड्स इन इंडिया। अब पूरी तरीके से भारत में किसका कपड़ा फैल चुका था उस समय पे, मैनचेस्टर का कपड़ा फैल चुका था। अच्छा आपने ये सुना है ना कि गांधी जी कहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब कि गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने चालू किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वो क्या करते थे, वो बेसिकली जगह जगह घूमते थे और कहते थे कि अंग्रेजों का साथ मत दो, है ना, बहिष्कार करो अंग्रेजों का, उसके सामानों का बहिष्कार करो। तो आपको ये भी मालूम है कि गांधी जी क्या कहते थे लोगों को कि अंग्रेजी कपड़े को जलाओ। तो उस समय पे जो कपड़ा आता था वो कैसा था, मैनचेस्टर का कपड़ा था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैनचेस्टर गुड्स इन इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं।
कॉटन वीवर्स इन इंडिया दस फेस्ड 2 प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम। तो उस समय पे हमारे भारत में जो कॉटन वीवर थे, यानी कि कॉटन से जो अपना कपड़ा बनाया करते थे, उनके सामने 2 प्रॉब्लम आया। क्या क्या प्रॉब्लम था दोनों, देखते हैं इसके बारे में। देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड, यानी कि ये लोग सामान बाहर नहीं भेज सकता है, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। एंड द लोकल मार्केट श्रैंक बाय द इम्पोर्ट्स ऑफ मैनचेस्टर गुड्स, ना ये अपना सामान बाहर भेज पा रहा है, ना ही ये सामान अपना लोकल मार्केट में बेच पा रहा है। क्यों नहीं लोकल मार्केट में बेच पा रहा है? मैनचेस्टर का वो सस्ते में बेच रहा है। हाँ, क्योंकि मैनचेस्टर वाला कपड़ा खुद सस्ते में बिक रहा है ना। और ये लोग, भारत के लोग क्या करते थे, अपने कपड़ों को महंगे दामों में बेचते थे। महंगे दामों में बेचने का कारण ये था कि हमारे पास उतना ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं था, मशीन नहीं था, तो हम लोगों को हाथ से ज़्यादा बनाना पड़ता था। और जब हाथ से बनाना पड़ता था तो हमको समय ज़्यादा लगता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग पैसा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि उसमें हमारा मेहनत ज़्यादा लगा है, ठीक ना। वही बात है यहाँ पे। तो पूरी तरीके से इंडिया के मार्केट में मैनचेस्टर का कपड़ा फैल चुका था, हर कोई उसी को खरीद रहा था क्योंकि वो सस्ते दामों में बिक रहा था। उसके बाद डिफ़िकल्ट टू कॉम्पीट। डिफ़िकल्ट टू कॉम्पीट का मतलब ये हो गया कि भारत के इंडियन टेक्सटाइल कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, यानी कि कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चल पा रहे थे मैनचेस्टर से, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स एट लोअर कॉस्ट, the imported cotton goods were so cheap that weavers could not easily compete with them। मतलब कि इंग्लैंड से जो कपड़ा बनकर आता था भारत में, उनका प्राइस बहुत ही सस्ता होता था। सस्ता इसलिए होता था क्योंकि देखो, मशीन में ना एक बार में आप हज़ारों कपड़ा बना सकते हैं, यानी कि उसमें कम समय में ज़्यादा सामान आपका बन जाता है। तो उसमें आपको क्या लगा, समय कम लगा, लेबर कम लगा, पैसा कम लगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सामान भी कम दामों में बिकेगा, सस्ते दामों में बिकेगा। तो वही बात है कि ये लोग कपड़ा बनाता था एकदम अंधाधुंध मशीन में, बड़े लेवल पे कपड़ा बनाता था और लाकर अपने देश भारत में सस्ते दामों में बेचता था, जिसके कारण ये होता था कि ये लोग सस्ते दामों में बेचता था, लोग सस्ते दामों के कपड़ों को ज़्यादा खरीदते थे। तो इससे ये हुआ कि हमारे जो भारत के लोग कपड़ा बनाते थे उसका बिक्री क्या हो गया, बंद हो गया। क्योंकि कोई भी आदमी क्यों चाहेगा महंगा कपड़ा खरीदना, यदि उसको सस्ते दामों में वही अच्छा कपड़ा मिल रहा है तो वो क्यों चाहेगा कि हम महंगे दामों में उसी कपड़े को खरीदें, नहीं चाहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये कुछ ऐसे कारण थे, 4 कारण बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ये जान लिया कि भारत का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों डिक्लाइन हो रहा था, है ना। तो चारों कारण में कोई दिक्कत, अब चारों पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्ट्रीज कम अप, यानी कि अब ऐसा समय आने वाला है जहाँ पे कि भारत में क्या आने वाला है, अब फैक्ट्री आने वाला है, वो भी बड़े लेवल पर। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।